Good morning everyone. Today I am going to teach you chapter number 7, aggregate demand and related concepts. In this chapter, first of all, what is aggregate demand? As we have already studied in class 11th, demand, individual demand, market demand. पढ़ा है ना हम लोगों ने? Aggregate demand जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि मैक्रो का पार्ट है, वो माइक्रो का पार्ट था, तो माइक्रो I फॉर इंडिविजुअल, मैक्रो A फॉर एग्रीगेट्स, यानी कि जब भी हम पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री के बारे में बात करेंगे तो हम उसको एग्रीगेट बोलते हैं. ठीक है, जैसे नेशनल इनकम एग्रीगेट, वो एग्रीगेट में आती है. जो भी चीज हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, पूरी कंट्री के बारे में बात करते हैं, दैट इज द एग्रीगेट. सो व्हाट इज एडी? इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year या during a given period of time. कुछ भी लिख सकते हो, तो दोबारा सुन लो. क्या है ईडी? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. हमेशा फाइनल ही की वैल्यू ही हम इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट की कभी वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करते हैं. which all the sectors of an economy are all the sectors, हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं. मैं बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं. देखो, वैसे तो हमारे सिलेबस में 2 ही सेक्टर्स हैं. नॉर्मली देयर आर 4 सेक्टर्स. कौन कौन से होते हैं वो? एक होता है हमारा हाउस होल्ड, एक होता है हमारा फर्म, एक होता है हमारा गवर्नमेंट. जस्ट लेट मी चेंज माय पेन. यस, 4 सेक्टर्स हमारे कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, और तीसरा कौन सा है हमारा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कौन सा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, सो हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये 4 हमारे क्या कहते हैं इसको, सेक्टर्स हैं. हाउस होल्ड को हम और क्या बोलते हैं? सी, कंजम्पशन या कंज्यूमर्स. फर्म को क्या बोलते हैं? फर्म क्या करती है हमारी? इन्वेस्टमेंट, आई. गवर्नमेंट क्या करती है? हम अब एक चीज और बताऊंगी इससे आपको. अगर आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है उसमें? सबसे पहले बोलना, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा सबसे पहले क्या आता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये रहा, वो हाउस होल्ड करता है. फिर इसलिए मैंने सी लिख दिया. दूसरा कौन है? क्या होता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये रहा, जिसको हम जी लिखते हैं. फिर क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, तो मैंने लिख दिया आई, जो कि फर्म करती है. तीसरा होता है नेट एक्सपोर्ट्स. अगर सबको याद हो, नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. तो ये हमारे 4 सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के. लेकिन अगर मैं अब आपसे एडी का फॉर्मूला पूछूं, बेटा व्हाट इज एडी, तो आप एडी में इन सब चीजों को प्लस करोगे. क्या क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि सी, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि जी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इट मींस आई, देन नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. ये हमारा हो गया एडी. बट एक्चुअली so this is the formula of AD. C means private final consumption expenditure, G means government final consumption expenditure, I gross domestic fixed capital formation, and next is exports. ये बात तो हमें समझ में आ गई. लेकिन as we all know in our syllabus there are only 2 sectors, firm and household. पता है सबको? अब AD का फॉर्मूला अगर मैं बोलूं अब आपसे, क्या होगा AD का फॉर्मूला? AD का फॉर्मूला होगा बेटा C प्लस आई. क्यों? C कंजम्पशन हाउस होल्ड करता है, फर्म इन्वेस्टमेंट करती है. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एडी, C प्लस आई. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एडी? C प्लस आई. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल. एडी इज इक्वल्स टू C प्लस आई. सो एडी का फॉर्मूला इज क्लियर, C प्लस आई. दिस इज द फॉर्मूला. नाउ लेट मी शो यू टेबल ऑफ एडी. प्लीज लुक एट द टेबल. एडी, इनकम ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. इनकम always starts from 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Means in this proportion, 100 की proportion में हमने इनकम को राइज किया है. Is this clear? Next आता है कंजम्पशन. कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो. कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता है. क्यों कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता है? As we all are human beings, we all have some basic needs, some psychological needs. हमारे पास पैसा नहीं होगा तब भी हम खाना तो खाएंगे, कपड़े तो पहनेंगे, घर में तो रहेंगे, कैसे भी, शेल्टर छोटा मोटा जो भी हो. मेरी बात समझ में आई? तो कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो. उसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टमेंट. ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है, कई बार बच्चे पूछते हैं मैम व्हाई दिस इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. क्यों कांस्टेंट है ये इन्वेस्टमेंट? उसका रीजन है, दिस इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. कौन सा इन्वेस्टमेंट है ये?
ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का मतलब जो गवर्नमेंट करती है। अभी इसी चैप्टर के हम लास्ट में पढ़ेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। एक होता है, मैं अभी रफली बता देती हूँ, एक होता है हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर्स। कौन करते हैं? प्राइवेट सेक्टर। तो वो बढ़ता घटता रहेगा, जैसे उनकी इनकम होगी वैसे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है, अगर गवर्नमेंट ने बजट में डिक्लेयर कर दिया कि हाईवे बनना है, इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो करना ही पड़ेगा, चाहे इनकम कम हो चाहे इनकम ज्यादा हो। सो दिस इज द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट विच ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आई? एक बात और बताऊंगी, क्योंकि मैं ये एडी के लिए टेबल बना रही हूँ, तो हमेशा याद रखो जिसकी भी टेबल बनाएंगे उसी की कंपोनेंट्स उसमें आएंगे टेबल में। मैंने अभी आपको एडी का फॉर्मूला क्या बताया था? एडी सी प्लस आई है, लेकिन इनकम के बिना ना हमारी कंजम्पशन आ सकती है ना इनकम इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं आएगा। इसलिए हमने सबसे पहला कंपोनेंट इनकम का रखा है, फिर हमारा सी हो गया, आई हो गया। तो एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। माना यहाँ इनकम की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि किस लेवल पे कितना कंज्यूम कर रहा है? मैं यहाँ 40 से कंजम्पशन स्टार्ट करूंगी, तो मैं आपको जस्टिफाई थोड़ा कर पाऊंगी कि बेटा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन पॉजिटिव है। आप कहोगे इनकम है ही नहीं, तो यहाँ हमें इनकम बनानी जरूरी है। आगे बात समझ में? अब आगे आ जाओ इसकी डायग्राम पे। अगर हम ग्राफ देखें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पता है सबको ये चीज? नीचे हमारी इनकम होती है और वाई एक्सिस पे हमारी एडी होती है। सबसे पहले हमने बिल्कुल सिंपली क्या बना दिया? इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कांस्टेंट है, सिंपल सिंपल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। कोई डाउट यहाँ पर? पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस। आगे आ जाओ। अब आगे आता है हमारा कंजम्पशन। कंजम्पशन अपवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि कंजम्पशन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। मेरी बात ये वाली समझ में आई? लेकिन 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 अब एक इसमें मैं दो बातें आपको बताऊंगी। दोबारा टेबल देखें, इनकम बढ़ रही है 100 के प्रोपोर्शन से, बट कंजम्पशन बढ़ रही है 80 के प्रोपोर्शन से। व्हाट डज इट मीन? अगर मेरी इनकम या आपकी इनकम 10,000 से 20,000 हो जाती है, क्या आप कंजम्पशन उसी लेवल पे डबल कर दोगे? नहीं, हम बढ़ाएंगे कंजम्पशन डेफिनेटली। सपोज करिए मेरी इनकम 10,000 थी, तो मैं 5,000 या 7,000 खर्च करती थी, 3,000 में सेव करती थी। अब मेरी इनकम हो गई 20, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि 7 की जगह मैं 14 खर्च करना शुरू कर दूंगी। हो सकता है मैं 12,000 खर्च करूं, 8,000 में अपने सेव कर लूं। यानी कि मेरी इनकम के अकॉर्डिंग मेरा कंजम्पशन बढ़ा, बट उसी प्रोपोर्शन पे नहीं बढ़ा जिस प्रोपोर्शन से मेरी इनकम बढ़ रही है। व्हाई इज इट सो? ड्यू टू सेविंग्स, क्योंकि हमें कुछ क्या करनी है? सेविंग्स भी करनी होती है, ये रीजन है। तो इनकम का प्रोपोर्शन 100 है और कंजम्पशन का प्रोपोर्शन हमने 80 रखा है। ये मान के चले हम कि बाकी की हमारी क्या है? सेविंग। ये नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। बाकी की हमारी क्या है? सेविंग्स। आगे बात समझ में? अब हम आगे आते हैं, एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई हमने लगा ही लिया था। यस, एक चीज मुझे हाँ और बतानी है। अभी आपने ऊपर ही देखा है कि इनकम है 0 बट कंजम्पशन इज पॉजिटिव। फिर हमने देखा कि इनकम 100 है बट कंजम्पशन अभी भी उससे ज्यादा है। उसके बाद जाके हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हो आया है कि इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। इस वाले पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट वेयर इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। ठीक है, चलिए अब आगे देखो दोबारा ग्राफ को। हमने कंजम्पशन बढ़ा ऊपर बना दिया, हमने ओ ऐसी आर एस, यू कैन गिव एनी नेम एज पर योर चॉइस। ओ तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद आप जो मर्जी नेम दो, ABCD EFG जो आपको देना हो। ओ आर एस, ओ से लेकर एस तक के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सी बार। सी बार यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन? कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम। एम आई क्लियर टू एवरीवन? सो दिस OS तक का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सी बार। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हम कैसे शो करते हैं बेटा? डिनोट किससे करते हैं? सी बार से, यानी कि कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम। क्योंकि अगर कंजम्पशन 0 होती तो वो भी तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होती, वो ऊपर से स्टार्ट हो रही है। इवन इन्वेस्टमेंट की भी ऊपर से, यानी कि कंजम्पशन हमारी उससे भी ज्यादा है। एडी हम बना लेंगे। एडी क्या है हमारा? सी प्लस आई। हमने एडी सी से भी ऊपर बनेगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ समेशन ऑफ सी एंड आई, तो डेफिनेटली सी से ऊपर बनेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगी, एडी का कर्व कभी भी जब भी आप बनाओगे, एडी का कर्व बहुत ज्यादा अपर स्लोपिंग नहीं बनता। ऐसा नहीं बनेगा एडी का कर्व, हमेशा कैसा बनेगा? थोड़ा सा फ्लैट, अ लिटिल बिट फ्लैट। एम आई क्लियर? एडी का कर्व कभी भी बहुत ज्यादा ऊपर एकदम से अपवर्ड स्लोपिंग सा नहीं होता, थोड़ा फ्लैट टाइप होता है। अब इसका भी रीजन है। ऐसा क्यों? अभी आपने एडी का फॉर्मूला क्या पढ़ा? सी प्लस आई, जिसमें सिर्फ कंजम्पशन ही तो बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है। दिस इज द रीजन व्हाई द कर्व इज नॉट दैट मच स्टीप, कर्व इज अ लिटिल बिट फ्लैट। अपवर्ड स्लोपिंग तो है कर्व, बट बहुत ज्यादा एकदम अपवर्ड स्लोपिंग नहीं, थोड़ा फ्लैट सा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, अभी आगे मैं बस हेडिंग बताई थी क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। एडी सी प्लस आई है, सबको पता है। सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव कंजम्पशन इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम।
पता है सबको, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। व्हाई? ड्यू टू सम साइकोलॉजिकल और बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, आगे आता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। व्हाट काइंड ऑफ स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज देयर? अपवर्ड स्लोप। पॉजिटिव भी कह सकते हैं, अपवर्ड भी बोल सकते हैं, और यही बोल सकते हैं कि इट इज अपवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू राइज इन इनकम, बट इट्स प्रोपोर्शन इज लेसर देन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन का प्रोपोर्शन इनकम की प्रोपोर्शन से कम होगा, बढ़ दोनों रहे हैं, बट कंजम्पशन का प्रोपोर्शन इज लेसर देन इनकम्स प्रोपोर्शन। व्हाई? ड्यू टू सेविंग्स। आगे आते हैं हम स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व। कैसा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व है आपको पता ही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि वो कांस्टेंट है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी और सी प्लस आई कर्व पता ही है, वो सी से भी ऊपर होगी, क्योंकि इट इज अ समीशन ऑफ सी एंड आई। स्लोप ऑफ एडी कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोप होगा। अच्छा, यहां तक कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट आता है एग्रीगेट सप्लाई। आई थिंक एग्रीगेट डिमांड इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? सेम जो भी अपने प्रीवियस डेफिनेशन एडी की पढ़ी थी, कुछ कुछ वैसा ही है। वहां था वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीगेट सप्लाई में क्या आएगा? मनी वैल्यू। क्या आएगा बेटा? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वहां पर बाय करना था कंज्यूमर को, ऑल द सेक्टर्स बाय कर रहे थे। यहाँ क्योंकि सप्लाई है तो प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू और ऑफर सेल, यहाँ पर सेल होगी। तो it refers to money value of final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy in a given period of time. समझ में आया? दोबारा सुन लो क्या बोल रहा है। It refers to money value of final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy during a given period of time. अपनी लैंग्वेज में लिख देना। यहाँ तक कोई डाउट? अब आगे आ जाओ। अब मैं इसके लिए आपको एक चीज समझाऊंगी। श्याम, यू कैन कम अ लिटिल क्लोजर। एक बार खड़े हो जाओ यहाँ पर, नहीं तो आ जाओ। एग्रीगेट सप्लाई, एडी का फॉर्मूला इज क्लियर टू एवरीवन। अब अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करती हूँ तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। याद रखो, हम ये हमारी एक अजम्पशन कह सकते हो, ऐसा होता है। एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है? हमेशा नेशनल इनकम के बराबर। और नेशनल इनकम मैं आपको बताई चुकी हूँ। क्या होता है नेशनल इनकम? सी प्लस एस। क्या होता है? यानी कि इनकम से आप दो ही चीज करोगे, एक तो कंजम्पशन और दूसरा सेविंग्स। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई आप लोगों को? एडी सी प्लस आई समझ में आ गया। अब है एएस की बारी। एएस होता है हमेशा नेशनल इनकम के इक्वल, और नेशनल इनकम किसके इक्वल होता है? सी प्लस एस। तो मैं क्या यहाँ लिख सकती हूँ वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस? अगर एएस इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो कुड आई से दैट एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस? क्या मैं ये बोल सकती हूँ? तो ये हमारा एक अनदर फॉर्मूला आ गया एग्रीगेट सप्लाई का। एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई हमें पता ही था, और एग्रीगेट सप्लाई का क्या है? सी प्लस एस। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? Aggregate supply is equals to C plus S, means consumption plus savings, consumption plus savings। और AS हमेशा किसके बराबर होता है? नेशनल इनकम। और इनकम के दो ही पार्ट होता है, कंजम्पशन एंड सेविंग। इनकम से हम दो ही काम करते हैं, इसलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे आ जाओ। अब आगे आता है अगेन वही, इसके स्केड्यूल पे अगर मैं आती हूँ, और स्केड्यूल मैंने बताया किसके अकॉर्डिंग बनता है? हमेशा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला एग्रीगेट सप्लाई का क्या है? C plus S। लेकिन इनकम के बिना ना सी होगा ना एस होगा। तो लेट्स बिगिन विद द इनकम। इनकम वही 0, 100, 200 सेम टेबल, कोई डाउट? आगे आता है हमारी कंजम्पशन। कंजम्पशन वही 40 प्लस 80 प्लस 80। अब आगे आती है सेविंग। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि बेटा इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। अगर अब मैं आपसे पूछूं भाई सेविंग कैसे निकालोगे, तो सेविंग के लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा हमारा? यहीं पर इस सेविंग को यहीं छोड़ दो, वाई इसी उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दोगे तो सेविंग आ जाएगी निकल के। कोई डाउट? इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग। और अगर मैं इसमें से ही कहूं कि आपको सेविंग दे रखी है, आपको इनकम दे रखा है, कंजम्पशन निकालो, कैसे निकालोगे? इनकम माइनस सेविंग। कोई डाउट? ओके, तो यहां पर हमने यही काम करा, सेविंग निकाली। 0 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 40, 100 माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस 20, 200 माइनस 200 0, 300 माइनस 280 प्लस का 20। समझ में आ गई चीज? अब एस का फॉर्मूला सी प्लस एस। सी हमारा है कंजम्पशन, 40 में प्लस करा माइनस का 40, तो 40 40 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। 140 में प्लस करा माइनस का 20, तो 100 आ जाएगा। कर लेंगे हम आराम से। सबसे इजी है इसका ग्राफ। इसके ग्राफ में आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सिंपल जो हमारे ग्राफ होते हैं 45 डिग्री का बनता है, यानी कि 90 डिग्री का जो पूरा एंगल है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, इक्वल पार्ट्स में। तो ये 45 डिग्री 45 डिग्री। यहां तक कोई डाउट किसी को? बिल्कुल कोई एस्टिमेशन के साथ नहीं बनाना, सिंपल एकदम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके।